अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए कि इंस्टीट्यूट कैसे सेलेक्ट करना है कि किस में आपने एमडी कैट की तैयारी के लिए जाना है। अब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो हैं जो आपने अपने बिहेवियर में अपनी आदतें रखनी है ऐसी कि जिससे आप एमडी कैट में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि सोशल मीडिया को आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना। अगर यूज़ करना है तो उसका कोई स्पेसिफिक टाइम मुकर्रर करें कि आधा घंटा मैंने दिन में करना है। मुझे पता है कि आजकल जो सारे जो हैं सोशल मीडिया के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। हर किसी ने अपनी जानू-मानू को मैसेज करने होते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 2-3 महीने के लिए अगर जानू-मानू को छोड़ दें, तो अपना फ्यूचर सेव कर लें। अगर आपका मेरिट बन जाता है तो आपको आगे बहुत जानू मिल जाएँगे। तो सबसे पहली बात ये है कि सोशल मीडिया पे आपने टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। अगर बहुत ज़्यादा भी इमरजेंसी है, तो इसके बगैर आप ज़िंदा नहीं रह सकते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो मैक्सिमम दिन में एक टाइम फ़िक्स करें कि आधा घंटा या 1 घंटा। उसके अलावा जब आप पढ़ने के लिए बैठें, तो मोबाइल को आप अपने से दूर रख के बैठें या अम्मी के पास जमा करवा दें, अब्बू के पास या कहीं ऐसी जगह पे रख के बैठें जहाँ आपका हाथ ना जा रहा हो। ज़्यादा दूर आपको उठ उठ के जाना पड़े मोबाइल के लिए। तो मोबाइल को दूर रख के बैठें और उसके अलावा अगर कोई इवेंट्स वगैरह आ जाते हैं जैसे शादी, बर्थडे या किसी की फौतगी हो गई, डेथ हो गई, तो उस पे मेरा मशवरा तो ये है कि आप ना जाएँ। अगर तो आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल एंड टाइम पे जाएँ, वो इवेंट अटेंड करके फ़ौरन वापस आ जाएँ कि आपका वहाँ टाइम ज़ाया ना हो। क्योंकि ये आपके पास ढाई 3 महीने ये टाइम आपके पास वापस कभी नहीं आएगा। अगर इसी टाइम में आपने इधर-उधर टाइम ज़ाया कर लिया, तो उसका ये है कि नुकसान आपको ये होगा कि आपका मेरिट नहीं बनेगा। तो फिर आप पूरी ज़िंदगी पछताते रहेंगे कि मेरा मेरिट नहीं बना। अगर तो बहुत करीबी शादी है या किसी की बहुत करीबी की डेथ हो गई है या कोई और भी मसला है, तो आप फिर चले जाएँ बेशक थोड़ी देर के लिए। और आपने ये क्या टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। टेंशन लेके पढ़ेंगे तो आपका माइंड जो आपका साथ नहीं देगा। आपने मेहनत करनी है, उसके बाद अल्लाह के ऊपर छोड़ देना है। टेंशन ली तो उसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। उसके बाद अपने स्लीप टाइम सोना कितनी देर है, तो मेरा ख़्याल ये है कि 5 से 6 घंटे आप सो जाएँ तो बहुत है। मेरा तो ये रूटीन भी है कि मैं लास्ट मंथ जो था एमडी कैट का, तो उसमें मेरी 4 घंटे डेली की नींद थी। इसमें ये है कि इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप इस टाइम को 5-6 घंटे को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। एक तो ये है कि एक आप 5 घंटे के लिए एक वक़्त में सो जाएँ और एक एक ब्रेक आप 1 घंटे की भी लें। क्योंकि इसमें ज़हन का माइंड का बहुत ब्रेन का काम होता है, तो उसमें ब्रेन थक जाता है। तो आपको 2 टाइम इसे रेस्ट देना चाहिए। तो ये अच्छा तरीका ये है। उसके बाद ये है कि 5 टाइम जो है आप नमाज़ पढ़ें, दुआ करें और अल्लाह ताला पे भरोसा रखें कि अल्लाह ताला ने जो आपके लिए बेहतर फ़ैसला किया हुआ है, वो इंशाल्लाह होगा। और दुआ भी अल्लाह ताला से यही करें, या अल्लाह मेरे हक़ में जो बेहतरी है उस वही हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें कि उससे ये होता है कि बंदा डीमोटिवेट होता है। सबसे पहले ये कि दूसरों को देखे उसकी तैयारी तो इतनी ज़्यादा है, उसने फ़लाँ चैप्टर भी तैयार कर लिया, फ़लाँ चैप्टर भी तैयार कर लिया, तो मेरा तो अभी इतना पीछे हूँ। अगर आप ये देखने लग गए तो फिर आपका अपना मोरल भी डाउन होगा और आप खुद तैयारी नहीं कर सकेंगे। और ये भी देखें कि वो फ़लाँ इतना ज़हीन लड़का था, तो उसके इतने ज़्यादा मार्क्स भी थे, लेकिन उसका एडमिशन नहीं हुआ। मेरे तो मार्क्स भी कम है, मैं इतना ज़हीन भी नहीं हूँ और मैं एक स्लो लर्नर भी हूँ, तो मेरा कैसे एडमिशन हो सकता है? तो ये भी ज़हन में पॉइंट आएगा, तो आप ऐसा सोचेंगे तो आप बिल्कुल रेस से साइड पे हो जाएँगे। मैं खुद एक स्लो लर्नर हूँ, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा एडमिशन हो गया। तो उसके बाद मार्क्स भी मेरे के बहुत ज़्यादा नहीं थे। मेरे क्लास के टॉपर्स थे, उनके वो पोजीशंस भी थी, लेकिन मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, उसके बावजूद अल्लाह ताला का करम हुआ। दूसरों के मार्क्स देखेंगे कि उसके 1030 मार्क्स हैं, उसके 1040 मार्क्स हैं, मेरे तो 900 की लाइन में फिर रहा हूँ, तो मेरा कैसे एडमिशन होगा? तो ये चीज़ भी ज़हन से निकाल दें। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं कि ये 950 60 मार्क्स हैं, 940 मार्क्स हैं और एमडी कैट में मैक्सिमम स्कोर करके वो फर्स्ट रैंक में भी एडमिशन निकाले हैं कई लोगों ने। तो ये चीज़ ज़हन में रखें। और बहुत सारे ऐसे भी देखे मैंने जिनके मार्क्स 1000 प्लस हैं, लेकिन वो एमडी कैट में एडमिशन स्कोर नहीं कर सके। तो ये चीज़ें ज़हन में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सेल्फिश नहीं होना, खुदगर्ज़ी।
कि अगर आपको कोई अच्छी चीज़ आती है, कोई आपका दोस्त आपसे पूछ ले तो उसे बता दें। ये ना हो कि अगर मैं इसे बता दूंगा तो इसके मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे मेरे कम। ये ऐसा कभी नहीं होता कि अल्लाह ताला इंसान की किस्मत में जो कुछ लिखती है वो कोई दूसरा छीन नहीं सकता। तो ये चीज़ जहन में रखें कि आपने दूसरों का भला करना है। अगर आप दूसरों का भला नहीं भी कर सकते, अगर आप ये जहन में है कि मैं दूसरों को फ़ायदा नहीं करना चाह रहा, तो आप कम से कम दूसरों को बुरा ना करें। अगर किसी ने कोई बात पूछ ली है, अगर आपने उसे सही नहीं बतानी तो उसे ना बताएं, उसे कह दें मैं नहीं बता रहा। उसे बस इस तरह कह दें, ये ना उसे गलत चीज़ ना बताएं, गलत गाइड ना करें, और किसी के बारे में गलत बददुआएं भी ना दें कि अल्लाह करे इसका एडमिशन ना हो, मेरा हो जाए। अगर आप दूसरों के दुआ नहीं कर सकते, दूसरों का अच्छा नहीं कर सकते, दूसरों को बुरा भी ना करें। अच्छी बात तो ये है कि आप दूसरों के लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें, दूसरों का भी भला करें, दूसरों को भी चीज़ें समझाएं। उससे ये होगा कि जितनी दफ़ा आप किसी को चीज़ समझाएंगे वो उतनी आपकी आपकी अपनी पक्की होगी, आपका कोई नुकसान नहीं होगा उसमें। और एक चीज़ ज़हन में रखें कि अपना बी प्लान भी ज़हन में बना के रखें। खुदा ना खास्ता अगर आपका एडमिशन नहीं होता तो उसको भी वो करें, आइडिया हो कि अगर मेरा एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता तो मैंने रिपीट करना है, अगर रिपीट नहीं करना तो मैं किसी और चीज़ में अप्लाई कर दूँ। बात होता ये है कि एमडी कैट जब तक होता तो सारे इदारों के एडमिशन्स बंद हो जाते हैं, तो फिर आपका 1 साल ज़ाया हो सकता है। अगर आपने रिपीट नहीं करना तो आप किसी और जगह भी 2-3 जगह अप्लाई कर दें जो आपकी इंटरेस्ट है। उसके अलावा सेल्फ स्टडी जो मेरा मशवरा है वो है कि 7 to 10 आवर्स ये आपकी डेली सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। सेल्फ स्टडी वो जो आपकी एकेडमी टाइम के अलावा, अब 24 घंटे हैं दिन में 24 घंटे में से 6 घंटे निकाल दिए एकेडमी के, 18 घंटे, 18 में से 6 घंटे निकाल दिए नींद के, बाकी बचे 12 घंटे। 12 घंटे में से आपके और घर के खाना पीना और कोई काम वगैरह करके कम से कम आपके कम से कम 7 और मैक्सिमम 10 इतने टाइम तो आपका सेल्फ स्टडी का लाजमी होना चाहिए। उसके बाद एक पॉइंट ज़हन में रखें कि अब घर में भी टाइम वेस्ट नहीं करना और एकेडमी में भी टाइम वेस्ट नहीं करना। एकेडमी में किस तरह टाइम वेस्ट होता है कि अगर टीचर लेट हो गया या टीचर एब्सेंट है तो उसमें ये होता है कि एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ या बाहर कहीं घूमने फिरने चले गए, पानी पीने के बहाने चले गए, बाहर खड़े गप्पे लगाते रहे, तो ये काम नहीं करना। और आखिरी चीज़ एक जहन में रखें कि ये बी प्लान जो मैंने बताया, इसके साथ एक चीज़ जहन में रखें कि आपने ये एमडी कैट को ज़िंदगी मौत का सवाल नहीं बना लेना। अगर एमडी कैट क्लियर हो गया तो ठीक है, अगर दुनिया में इतने सारे लोग जो हैं डॉक्टर नहीं हैं वो भी तो ज़िंदा हैं। अगर डॉक्टर बन जाते हैं तब भी अच्छी बात है, अगर नहीं बन सके तो इस पे ये ना हो कि मैंने डॉक्टर ही बनना है वरना मैं ज़िंदा नहीं रहना, मैं खुदकुशी कर लेनी है, ये फलां-फलां। तो ये चीज़ें ज़हन में ना रखें, क्योंकि डॉक्टर के बगैर भी ज़िंदगी है, डॉक्टर भी मरते हैं। डॉक्टर की लाइफ जो है बहुत ज़्यादा कोई मज़े वाली लाइफ नहीं है। तो ये तो आप आगे एमबीबीएस में और मेडिकल लाइफ में आते हैं तब आपको पता चलता है कि क्या है। उसके बाद आ जाते हैं कि कुछ प्रिपरेशन कैसे करनी है, बुक्स कैसे पढ़नी है। एक्चुअली एफएससी में तो ये होता है कि रट्टा लगाया, इधर से किताब उठाई, इधर से रट्टा लगाया, उधर से पेपर के अंदर वर्ड टू वर्ड छाप दिया तो नंबर आ गए। लेकिन एमडी कैट में थोड़ा सा प्लान जो है, पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें यह है कि ये मेन जो मैं आपको गाइड करूँगा वो ये है कि टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक को तो आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना ना। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि टेक्स्ट बुक पढ़ने का कि एक दफ़ा जो रीड टेक्स्ट बुक बिफोर एंड आफ्टर द लेक्चर। जो आप लेक्चर अटेंड करने जा रहे हैं किसी भी टॉपिक का, उससे पहले वो टॉपिक टेक्स्ट बुक से पढ़ें, और जब लेक्चर में वो देखें कि क्या क्या पॉइंट्स टीचर ने बताए हैं जो मैं पहले मेरे जहन में नहीं थे टेक्स्ट बुक में। अब उन पॉइंट्स को सामने रख के फिर टेक्स्ट बुक दोबारा पढ़ें। उससे ये होगा कि आप पहले आपने पढ़ी होगी तो आपके जहन में कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई होगी तो आप लेक्चर के दौरान सवाल कर सकते हैं, क्वेश्चन सर से पूछ सकते हैं, टीचर से पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ मुझे बुक में समझ नहीं आई, तो आपने भी एक्सप्लेन नहीं की, प्लीज़ इसे एक्सप्लेन कर दें। और बाद में टेक्स्ट बुक रीड करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको जो टीचर ने जो पॉइंट्स बताए हैं वो आपकी अच्छी तरह याद हो जाएंगे। और एक चीज़ जो जहन में रखनी है वो ये है कि सिलेबस, एमडी कैट का सिलेबस जो यूएचएस का हो या नम्स का हो या जो भी आप जिस टेस्ट में अपियर होने जा रहे हैं वो टेस्ट सिलेबस आपके लिए आपके सामने होना चाहिए। मेनली हम यूएचएस का डिस्कस कर रहे हैं तो यूएचएस का सिलेबस
मैं गारंटी देता हूँ कि 95 से 99% या 100%, मैं 99% सिलेबस के अंदर से आता है। कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें करवानी शुरू कर देते हैं, सिलेबस से बाहर ये कर लो, ये भी आ सकता है, ये कर लो, ये भी आ सकता है। तो उन फजूल चीज़ों में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिलेबस को आपने सामने रखना है, उसकी वेटेज सामने रखनी है कि इस टॉपिक में से इतने मार्क्स के एमसीक्यूज आने हैं, तो इतने एमसीक्यूज आने हैं, तो इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसको उतना ज़्यादा टाइम दें। अगर ये आप नहीं कर सके, टेक्स्ट बुक लेक्चर से पहले रीड नहीं कर सके, तो लेक्चर के बाद ज़रूर रीड करें। लेक्चर के बाद उसे छोड़े ना, आज का काम कल पे नहीं छोड़ना। उसके बाद ये मेनली जो मैक्सिमम वेटेज है बायो और केमिस्ट्री की है। इसके लिए तो एक बात मैं पक्की बात बता रहा हूँ आपको, ये लिख के अपने पास रख लें कि बायो और केमिस्ट्री की बुक की लाइंस आती हैं एमडी कैट में। आप पास पेपर्स उठा के देख लें, एमडी कैट में बुक की लाइंस आती हैं, इसमें कोई और फलसफा नहीं झाड़ा होता। 2018 का जो एमडी कैट वो हुआ था, कैंसिल हुआ था, उसमें भी मैक्सिमम बुक की लाइंस थी। थोड़ा मसला किया हुआ था केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में, तो 2017 में शायद हुआ था ये। और इसलिए आपने बिल्कुल भी बायो और केमिस्ट्री में बुक्स को हर्फ ब हर्फ याद कर लेना। आपने कंसेप्ट्स बना के बुक की वर्ड टू वर्ड उसकी रीडिंग करनी है बार बार, उसकी फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको गारंटी देता हूँ 99% एमसीक्यूज बायो और केमिस्ट्री के बुक की लाइंस आती हैं, और ये वो सब्जेक्ट्स हैं कि जिसमें आप मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, और इसमें गलती के चांस भी बहुत कम है। मुझे अपने एक रिपीटर दोस्त ने वो गाइड किया था, उसने कहा था कि अगर ये 2 सब्जेक्ट आप अपने कंफर्म पक्के कर लेते हो ना, तो आप समझो आपका एडमिशन पक्का हो जाता है, मैं काफ़ी हद तक सिक्योर हो जाता है। अगर ये 2 सब्जेक्ट्स इनमें आप अगर गलती कर रहे हो एमडी कैट में, इन्हीं 2 सब्जेक्ट्स में एमसीक्यूज वो गलत कर रहे हो, तो उसका फिर आपका एडमिशन का कोई वो नहीं है, भरोसा नहीं है। क्योंकि इन 2 सब्जेक्ट्स में हमारे पास ये है, गारंटी है कि बुक की लाइंस ही आनी है। तो बुक की लाइन जब आनी है, हमारे पास बुक भी है, तो हम उसकी तैयारी करें। और इंग्लिश और फिजिक्स का कोई वो सिलेबस जो है, उस पैटर्न जो फॉलो करते हैं उसमें भरोसा नहीं है। उसमें आउट ऑफ सिलेबस भी आ सकती हैं लाइंस, आउट ऑफ सिलेबस भी आ सकती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं इंग्लिश में भी और फिजिक्स में भी कि जो आप ना उसे सही तरह से सॉल्व कर सकें। लेकिन बायो और केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बायो केमिस्ट्री की तो टेक्स्ट बुक अच्छी तरह हिफ्ज कर लें। उसके बाद इंग्लिश पे आ जाते हैं। इंग्लिश की जो है इंग्लिश की भी टेक्स्ट, जो लोग कुछ कहते हैं कि इंग्लिश का पेपर बहुत मुश्किल होता है। उसमें मुश्किल ये होता है कि मसला ये होता है कि हमने एफएससी में इंग्लिश की बुक सही तरह नहीं पढ़ी होती, टेक्स्ट बुक्स हमने पढ़ी नहीं होती। ब्राइट को और दूसरे खुलासों को रट्टा मार के एफएससी में तो नंबर ले लेते हैं, लेकिन जब इंग्लिश की टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी होती, वहाँ पे जब एमडी कैट में टेक्स्ट बुक की लाइन आती हैं, तो हमें लगता है बहुत मुश्किल है, हमने तो ये पढ़ी नहीं, ये चीज़ पहले देखी नहीं। इसके लिए मैं एक रिकमेंड करूँगा, सर सलमानुल वहीद की वेबसाइट है। ये टीचर भी हैं, लाहौर में या मुल्तान में पढ़ाते हैं, और उनकी वेबसाइट पे उन्होंने टेक्स्ट बुक का ग्रामेटिकली एनालिसिस किया है। उसमें ये है कि टेक्स्ट बुक की लाइंस दी लिखी हुई हैं उन्होंने, और उसमें से जो एमसीक्यूज बन सकता है, जो जैसे जैसे एमसीक्यू बन सकता है, उन्होंने वैसे वैसे उसे हाईलाइट किया हुआ है। आप www.salmanulwahid.com वेबसाइट ओपन करें, वहाँ पर इनकी टेक्स्ट बुक्स आपको मिल जाएंगी पीडीएफ फॉर्म में, वहाँ से डाउनलोड करें, या उनसे मंगवाना चाहते हैं तो हार्ड फॉर्म में मंगवा लें। तो ये बेस्ट बुक्स हैं, ये मैंने भी पढ़ी थी। तो उसके अलावा वोकैब की तैयारी कैसे करनी है, वोकैब में ये है कि आप रट्टा लगाने की तो कई लोग मशीन होते हैं, वो उन्हें एफएससी से ही बहुत ज़्यादा, मैट्रिक एफएससी में रट्टे की ऐसी आदत होती है, उन्हें तो कोई मसला ही नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें, रट्टा लगाने से पहले वर्ड को समझें सही तरह, क्योंकि जो जो आप वर्ड्स याद कर रहे हैं किसी भी एकेडमी की बुक से, तो उसमें ये है कि वही वर्ड्स नहीं आने, वही सिनोनिम नहीं आने, उन्होंने कोई भी उठा के देना है। हमारी बार ऐसे हुआ था कि उन्होंने गूगल से वर्ड्स उठा के दिए हुए थे, तो उस वर्ड को जब तक आप समझेंगे नहीं, तो आप वो कैब क्लियर नहीं कर सकते। उसका याद करने का तरीका ये है कि दिन में 2-3 टाइम फिक्स कर लें। सुबह का टाइम बहुत अच्छा है, फजर की नमाज के बाद का टाइम बहुत अच्छा होता है याद करने का। 10 वर्ड सुबह याद कर लिए,
और इसी तरह 10 शाम को, 10 रात को, इस तरह डेली 30-20 वर्ड याद करते रहेंगे शुरू से लेके, तो आपको अच्छी वोकैब याद हो जाएगी। और ग्रामर के लिए भी सर सलमान वहीद की बुक्स हैं, वो देख लें, वो लाजमी कर लें। उसके बाद आते हैं फ़िज़िक्स पे। फ़िज़िक्स की जो तैयारी है, फ़िज़िक्स की तैयारी कैसे करनी है? एक तो आपने लेक्चर बहुत गौर से सुनना है, जो टीचर लेक्चर देगा, लेक्चर तो सारे सब्जेक्ट से गौर से सुनना है, फिजिक्स का तो खास तौर पर गौर से सुनना है, और लेक्चर नोट भी करना है। बुक रीडिंग करनी है लेक्चर से पहले या लेक्चर के बाद, और इसमें बुक रीडिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बस आपने एक दफ़ा शुरू में बुक रीडिंग करनी है। इसमें तो आपने बायो और केमिस्ट्री में तो बार बार पेपर तक, MD कैट तक ही बुक रीडिंग करते रहना है, लेकिन इसमें आपको एंड तक बुक रीडिंग बार बार करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन करनी है। 2-3 दफ़ा तो रीडिंग होनी चाहिए। उसके बाद पहले लेक्चर आप गौर से सुने, बुक रीडिंग करें, कंसेप्ट्स बनाएं, कंसेप्ट्स के साथ नोट्स आप जो टीचर आपको लेक्चर देगा वो नोट करें। उसके बाद फार्मूले जो हैं इसके फिजिक्स के, फार्मूलों को रट्टा नहीं लगाना होता, मेन कुछ फार्मूले याद करने होते हैं, मेजर उससे सिंपल जो मेन एक फार्मूला लिखा हो उसे याद रखें, उसके कंसेप्ट हो जहन में। उसके बाद आगे उससे डिराइव कैसे हो रहे हैं नए फार्मूले, उसको एक वैल्यू पुट करके उसको आगे पीछे लेके जाके हम कैसे डिराइव करते हैं, तो वो आपको सारी डेरिवेशंस आनी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारे फार्मूले याद नहीं कर रख सकते। पेपर में भी ऐसे होता है कि सवाल वही होता है, उसी को थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया होता है। और इसमें एक और चीज़ याद रखें कि इसमें जो है एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी लाजमी करें। कुछ सालों से जो है एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स भी उसमें MD कैट में आ रहे हैं। और इसके अलावा एक दोस्त ने ये सजेस्ट की है बुक, नियर पीर PDF जो है बुक है PDF में, ये प्रैक्टिस के लिए ये एक इदारा है, इनकी बुक्स होती हैं फिजिक्स के लिए, उसकी भी बुक्स अच्छी हैं। तो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट चीज़ जो है वो है MCQ टेस्ट। पहले तो आपका आ गया कि आपने टेक्स्ट बुक किस तरह पढ़नी है, फिर आ गया MCQ टेस्ट। MCQ टेस्ट को आपने ना असेसमेंट टेस्ट नहीं लेना। इसको ये ना हो कि आप MCQ टेस्ट दे के डिसहार्ट हो जाएं कि मेरी तो तैयारी नहीं है। बाज़ अकेडमीज़ होती हैं, कुछ बड़ी बड़ी अकेडमीज़ हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं है, तो वो क्या करती हैं कि इतने मुश्किल MCQs बनाते हैं टेस्ट में कि बच्चों को हिला देते हैं कि ये इतना मुश्किल MCQ तो बहुत ज़्यादा आते नहीं MD कैट में, आप पास पेपर्स उठा के देख लें। आपने इसको एक एज अ लर्निंग टूल डील करना है कि MCQs टेस्ट जो हुआ है तो उसमें आपने सीखना है कि मैं इस सवाल को किस तरह हल कर सकता हूँ और मैं कितने टाइम में उसे हल कर रहा हूँ। और नॉन रिलेटेड डिफ़िकल्ट MCQs ये भी आपने नहीं करने, इसकी तो बिल्कुल भी नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इदारों ने अपने आप को ज़्यादा एफिशिएंसी दिखाने के लिए, और कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो अपनी बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी शो कराते हैं, स्टूडेंट्स पे अपना नॉलेज झाड़ते हैं। ऐसे नॉलेज का क्या फ़ायदा जिसका हमें कोई आगे वो फ़ायदा ही नहीं है, तो ऐसे नॉलेज का नुकसान ही है। तो ये नॉन रिलेटेड MCQs भी नहीं करने, डिफ़िकल्ट MCQs भी नहीं करने। और ये है कि स्ट्रेस और टाइम मैनेजमेंट में ये होगा कि आप जो MCQ टेस्ट दे रहे हैं उसमें आपने वो जो है टाइम उस तरह प्रेशर रखना है जहन में जिससे आप MD कैट दे रहे हैं, ओरिजिनल एग्ज़ाम दे रहे हैं। एग्ज़ाम प्रेशर होगा जहन में तो तब ये होगा कि आप अपना स्ट्रेस कंट्रोल करना सीख जाएंगे। ये ना होगा उस वक्त हंसी मजाक में आप टेस्ट दे दें और जब असल टेस्ट वो हो MD कैट हो तब आपको अपने होश में ना हो। तो उसमें एक और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें चीटिंग नहीं करनी। चीटिंग करने का नुकसान ये है कि आप अपनी गर्दन खुद ही काट रहे हैं। तो उसमें ये है कि आप चीटिंग नहीं करनी। कुछ एकेडमी जो हैं बड़ी किप्स वगैरह, उसकी ये होता है कि कुछ बड़े शहरों में टेस्ट पहले हो जाता है तो वहाँ के लड़के जो है शेयर कर देते हैं फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, तो उसकी कीज़ आ जाती हैं। अब कुछ मेरे दोस्त ऐसे भी होते थे, वो वहाँ से की उठाते थे और यहाँ से अपना टेस्ट पकड़ा और सारे बबल्स उस की के मुताबिक फिल कर दिए। जाओ भी बल्ले बल्ले मेरे 60/60 मेरे पूरे 100% मार्क्स आ रहे हैं, शोशा हो गई, वाह हो गई। तो उस ऐसी वाह का क्या फ़ायदा जो जिससे आपका एडमिशन ही ना हो। तो चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी, ईमानदारी से करना जितना हो जाए। ये टाइम ख़त्म हो गया तो कोई मसला नहीं, आपने ईमानदारी से अगर टेस्ट किया तो आपको उसी का फ़ायदा है। उसके बाद रोज़ का रोज़ पढ़ना है।
साथ साथ पढ़ना है, ये ना हो कि आज मैं पढ़ लिया और एक दिन का रेस्ट दे दूं, कल वाला जो है मैं परसों पढ़ लूँगा, परसों वाला तरसों। तो जिस तरह आप डिले करते जाएंगे उतना ही आपका बर्डन इकट्ठा हो जाएगा और एंड में वो कवर भी नहीं होता। साथ का साथ पढ़ना है। उसके अलावा अपने देखने स्ट्रॉन्ग एरियाज मेरे कौन से और वीक कौन से हैं। अब स्ट्रॉन्ग एरियाज को बार बार नहीं टाइम देना, स्ट्रॉन्ग एरियाज जितने हैं उसके बाद वीक एरियाज को भी टाइम देना है। ये ना हो कि आपको जो एक टॉपिक अच्छा लगता है तो उसी को बार बार उसकी प्रैक्टिस करते रहें, टेस्ट देते रहें, तो उसी में खुश होते रहें। उसका नुकसान ये होगा कि आप जो वीक एरियाज हैं उसको आप निगलेक्ट कर देंगे। तो अगर वीक एरियाज में से ज़्यादा पोर्शन आ गया आपको मसला होगा फिर। और लास्ट पॉइंट ये याद रखें कि वो एमडी कैट में क्या चीज़ याद रहेगी। याद क्या चीज़ रहेगी उसमें ये होगा कि जो आपने लेक्चर लंबे लंबे लेक्चर सुने हुए हैं वो तो आपको याद नहीं रहेंगे। उसमें जो चीज़ मेन आपको याद रहेगी कि एक तो आपने टेक्स्ट बुक्स जो पढ़ी होंगी, टेक्स्ट बुक्स पढ़ के जो आपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस की होगी, एमसीक्यू बेस्ड लर्निंग जो की होगी, वो आपको ये चीज़ें याद आएंगी पेपर में। और जितनी भी एकेडमीज प्रैक्टिस करवाती हैं, जितने भी एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस करते हैं, उसका ये मकसद नहीं है कि उन एमसीक्यूज में से वो एमडी कैट में आएंगे, टेस्ट एग्ज़ाम में आएंगे एमसीक्यू। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो सिर्फ आपके माइंड की डायमेंशंस खोलने के लिए होते हैं एमसीक्यूज। और उसमें यह है कि प्रैक्टिस के तौर पे आप अपने आप को वो कर रहे होते हैं, टाइम के हिसाब से मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये उसलिए ये सारी प्रैक्टिस होती है। अब लास्ट में एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने पास्ट पेपर्स तो बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं। पास्ट पेपर्स की तैयारी को अटैम्प्ट करने का बेहतरीन टाइम तो ये है कि जब आपकी सारी तैयारी हो जाए, एमडी कैट से कुछ दिन पहले पास्ट पेपर्स करने शुरू करें, हफ्ता 2 हफ्ते पहले। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको एक खुशी भी होती है पास्ट पेपर जब आप सही तरह अटैम्प्ट कर रहे होते हैं, उसमें आप अपने आप को एनालाइज भी करते हैं। अगर शुरू में आप देखना चाहते हैं तो 1-2 पास्ट पेपर्स देख लें, उससे आपको पेपर का पैटर्न का पता चल जाएगा कि पेपर किस तरह का होता है। तो ये मेरी अपनी तरफ से तो मैंने फुल कोशिश की है कि मैक्सिमम आपको गाइड कर सकूं। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और बहुत सारे अपने फेलोज से और जूनियर्स से सीनियर्स से डिस्कस करके मैंने ये बनाई है, ताकि इसमें कोई पॉइंट भी ऐसा ना हो कि जो मिस हो। और अब अगर अभी भी किसी को कोई मसला आ रहा है कि किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो वो मेरे इसी चैनल डॉक्टर जी के नीचे, इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज है डॉक्टर जी के नाम से, तो वहाँ पे जाके इनबॉक्स में आके भी पूछ सकते हैं, और जहाँ और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और दूसरों जितने भी हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो। शुक्रिया।